नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ऐसी जगह है जो अब तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई है, लेकिन आज के जमाने में दुनिया भर से लोग नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स और उनके वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विजिट करने आ रहे हैं। ये सच है कि नॉर्थ ईस्ट के कई जगह पॉपुलर और फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो इन खूबसूरत जगहों के अलावा कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं जो पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट्स कहलाते हैं और जिनके अपने डार्क हिस्ट्रीज हैं। आज हम आपको ले चलेंगे नॉर्थ ईस्ट के दो सच्ची पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स की तरफ जो यहां सच में घटित हुए हैं। तो अपनी ब्लैंकेट ले लो, लाइट्स ऑफ कर दो और एंजॉय करो ये दो सच्ची डरावनी कहानियां। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ी इलाके में मेघालय स्टेट के अंदर एक पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जनरेशन से स्टूडेंट्स और स्टाफ लोगों ने अजीब भूत प्रेत, फुसफुसाते और अस्पष्टीकृत घटनाएं के बारे में सुना और देखा है। ये कहानी हमें एक नाइट गार्ड ने सुनाई थी। उसने अपने टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया जो उसने वहां काम करते वक्त एक्सपीरियंस किए। लेकिन ये सब असली था या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन, ये तो आप लिसनर्स डिसाइड करिए। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 17 साल का था। उस वक्त मैं स्कूल में था, लेकिन मेरे पापा की अचानक मौत के कारण से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। हम फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे क्योंकि मेरे पापा ही हमारे फैमिली के ब्रेड अर्नर थे। मेरी मां तो तभी गुजर गई थी जब छोटे भाई का जन्म हुआ था। 1990 का साल था। मेरे अंकल और आंटी जो मेरे पापा के भाई और भाभी हैं, उन्होंने हमें अपने घर ले लिया। वो हमेशा हमसे अपने बच्चों की तरह प्यार करते और कभी फर्क नहीं करते थे। एक दिन मेरे अंकल ने मुझे समझाया कि मुझे नौकरी ढूंढनी चाहिए और अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद अंकल ने बताया कि आसपास एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नाइट गार्ड की जॉब के लिए वैकेंसी है। मैं 6 फीट का और उस टाइम भी काफी वेल बिल्ट था, तो अंकल ने मुझे अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया। एक हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि मुझे जॉब मिल गई है। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया। कैंपस बहुत बड़ा था। मैं गेट से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। उन्होंने मुझे वेलकम किया और एक यूनिफॉर्म भी दी। उसी शाम एक असेंबली हुई जहां हमें ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ किया गया। मैं नया रिक्रूट था, तो मुझे एक सीनियर गार्ड फ्रैंकी के साथ असाइन किया गया। फ्रैंकी 40 के दशक में थे और 15 साल से यहां काम कर रहा था, तो उससे पूरा एरिया पता था। रात के 9 बजे हम लाइब्रेरी गए। लाइब्रेरी काफी बड़ी थी और अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड थी। मैं कैजुअली फ्रैंकी से पूछता हूं, कुछ और तो नहीं है ना जिसकी टेंशन लूं? तभी उसका टोन चेंज हो गया और उसने अपनी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसने बताया कि काफी बार उसने इंग्लिश सेक्शन के 2nd फ्लोर विंडो से एक अंधेरी छाया को उन्हें देखते हुए देखा है, लेकिन जब भी वो चेक करने जाता वहां कोई नहीं होता। टेबल्स, चेयर्स, दरवाजे और किताबें का अपने आप मूव होना, ये सब नॉर्मल था उसके लिए। मैं ये सब सुन के स्केप्टिकल था क्योंकि मुझे ऐसे चीजों पे विश्वास नहीं था। मैंने सोचा फ्रैंकी सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं नया था। कुछ हफ्तों तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन एक दिन फ्रैंकी को टेम्पररीली दूसरे एरिया ट्रांसफर कर दिया गया और मुझे लाइब्रेरी की ड्यूटी अकेला संभालनी थी। एक सुबह 5 बजे जब मैं लाइब्रेरी के सेक्शंस के लॉक्स खोल रहा था, इंग्लिश सेक्शन के डोर के पास मुझे एक शैडो एक कोने से दूसरे कोने की तरफ तेजी से मूव करता दिखा। मुझे लगा शायद कोई इंट्रूडर है, लेकिन जब चेक किया तो कोई नहीं था। जब मैं एग्जिट की तरफ जा रहा था, तभी मुझे किताब के पेजेस के पलटने की आवाज सुनाई दी। मुझे असहज महसूस होने लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया और अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उस दिन मुझे कुछ हॉस्टल के स्टूडेंट्स जॉगिंग करते दिखे और मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। अगले दिन मुझे पंप हाउस की ड्यूटी मिली। पंप हाउस एक एकांत क्षेत्र में था, जंगल से घिरा हुआ, और ये यूनिवर्सिटी का सबसे सुनसान हिस्सा था। रात को मैं और फ्रैंकी आग के पास बैठे थे। फ्रैंकी ने मुझे केतली लाना बोला
लेकिन जब मैं शेड के अंदर गया तो एक अजीब सी चाकुओं के तेज होने की आवाज सुनी। बाहर गया, लेकिन कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक और डरावनी चीज हुई। हमने एक औरत के करहाने जैसी आवाज सुनी जो धीरे धीरे इंटेंस हो रही थी। मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए उठने लगा, लेकिन फ्रैंकी ने मुझे रोक दिया और कहा, बेटा बाहर मत जाओ। उसका सीरियस टोन सुन के मुझे और डर लगने लगा। तभी लैंटर्न ऑफ हो गया और पूरी शेड अंधेरा में चली गई। कैंपफायर की लाइट में एक औरत की छाया दिखी जो झाड़ियों के अंदर से शेड के रूफ पे चढ़ गई। उसका लंबे लहराते हुए बाल था और परछाई को देखकर मैं बहुत डर गया। फ्रैंकी मुझे बस एक ही बात कह रहा था, हिलो मत, उसे जाने दो। लेकिन मैं और टॉलरेट नहीं कर सका और वहां से भाग गया। अगली सुबह मुझे यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास बेहोश पड़ा हुआ मिला। मुझे मेडिकल सेंटर ले जाया गया। मेरे अंकल को बुलाया गया और मैं उसी दिन जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। उसके बाद मुझे फ्रैंकी से एक और बात पता चली। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट का उस पंप हाउस शेड में मर्डर हुआ था। वो लड़की किडनैप्ड, बलात्कार किया और चाकू मारकर हत्या कर दी। उसकी चीख और चाकू तेज करने की आवाज सब उस रात मुझे सुनाई दिए। आज तक वो रात मेरी लाइफ की सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। शिलांग की सुबह की ठंडी हवा हमें छू रही थी जब डेविड और मैं अपनी मोटरसाइकिलें पे बजरी और कोहरा के बीच से गुजरते हुए सिटी के बाहर निकले। हमारे बैग्स फिशिंग गियर और टेंट से भरे थे। अगर जरूरत पड़ी तो नदी के पास कैंप कर लें। हमारा डेस्टिनेशन एक एकांत स्थान था जो अपने शांत वाटर्स और अच्छे मछलियों के लिए फेमस था। 2 घंटे बाद हम रिवर बैंक पे पहुंचे। सूर्योदय को बीट करने की खुशी अलग ही थी। नदी बिल्कुल ग्लास की तरह स्मूथ थी। सुबह की रोशनी को बादलों के बीच से फिल्टर करते हुए कैप्चर कर रही थी। हमने टाइम वेस्ट किए बिना अपने फिशिंग लाइंस पानी में डाल दिए और एक दूसरे से थोड़ा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस पर सेट हो गए। सुबह धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी, ना कोई निबल, ना कोई बाइट। फिर जैसे कि हमारे धैर्य का मजाक उड़ाने के लिए आसमान का रंग अंधेरा होने लगा और अचानक बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी तेज घिर रहा था कि हमें शेल्टर बनाने का भी वक्त नहीं मिला। जल्दी जल्दी एक मेकशिफ्ट टेंट बनाया, बस एक टार्प ओवरहेड, जो बस बारिश को थोड़ा रोकने के काम आया। घंटों तक बारिश रुकी ही नहीं। डेविड और मैंने अपने बियर्स खोली, पुरानी यादें शेयर करते रहे और रिवर को देखते रहे जो अब एक क्लियर स्ट्रीम से मैला बन गई थी। उस बारिश में कुछ अजीब था, एक अलग ही इंटेंसिटी थी, जैसे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। जब बारिश आखिरकार रुकी तो शाम हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे स्टॉर्म ने सारे साउंड्स चुरा लिए हो। थोड़ा सा लाइट बचा था तो मैंने सोचा अपस्ट्रीम जाकर एक लास्ट ट्राई कर लूं। डेविड वही डाउनस्ट्रीम रुका रहा और हमने थोड़ा डिस्टेंस रखा ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके। मैं फिशिंग करते करते अपने रिदम में सेटल होने लगा था। तभी मेरी नजर कोने से एक छाया पे पड़ी। एक आदमी का छाया अपस्ट्रीम से मेरी तरफ चल के आ रहा था। मैंने सोचा और एक फिशरमैन होगा, यहां लोग अक्सर फिशिंग के लिए आते हैं। वो करीब आया और जब मेरे बिल्कुल पीछे था उसने पूछा, मछली फंस रही है? मैंने बिना मुड़े जवाब दिया, नहीं यार, आज तो कुछ नहीं। ये बारिश तो और भी बिगाड़ गई। मुझे लगा वो कुछ और बोलेगा, लेकिन सिर्फ साइलेंस था। तभी अचानक डेविड की आवाज मेरी पीछे से सुनाई दी, भाई तू किससे बात कर रहा था? मैं थोड़ा घबरा के उसकी तरफ मुड़ा। वही बंदा जो अभी आया था, पूछ रहा था मछली फंस रही है या नहीं। तूने नहीं देखा? डेविड का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन मैंने तुझे किसी से बात करते सुना था। मुझे लगा तू फोन पे है स्पीकर ऑन करके। उसने आसपास देखा, अंधेरा होती जंगल और नदी के किनारे को स्कैन करते हुए स्पष्ट रूप से असहज। एक अजीब सा चिल मेरी स्पाइन में घुस गया। मुझे समझ आया कि वो सीरियस था।
मैंने वापस उस जगह देखा जहां वो आदमी खड़ा था, और ये फीलिंग और गहरी होने लगी कि हम अकेला नहीं थे। मैं जोर से चिल्लाया, हेलो, कोई है वहां? सिर्फ नदी का आवाज आई। उसके गंदे पानी उदासीन और अशुभ लग रहे थे। डेविड और मैंने उस एरिया को अच्छी तरह 10 मिनट तक सर्च किया, चिल्लाते रहे और ऊपर नीचे चले, लेकिन उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो हवा में घुल गया हो। एक ठंडी सी लहर मुझे छू गई और हम दोनों समझ गए कि अब वहां से निकलने का टाइम आ गया था। हमने अपनी चीज जल्दी से पैक की और अपनी बाइक्स पर डालकर वहां से निकल गए। जब हम जा रहे थे, मैं बार बार अपने रियर व्यू मिरर में देखता जा रहा था, डर के मारे ये सोचता हुआ कि कहीं वो शैडो फिगर हमारे पीछे रिवर बैंक पे खड़ा देखते हुए तो नहीं होगा। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन आज भी कभी कभी सोचता हूं, मैं उस बरसाती शाम को किससे बात कर रहा था? कोई आदमी था या कुछ और?